गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग का टारगेट क्या है? अब की बार 110 पार यानी 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग को 110 से ज़्यादा नंबर लाना है। क्लियर है? थंबनेल में पर ही आपको वो मेरा मार्कशीट है देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित पूछे गए थे बीपीएससी में, उस सब का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग जो मिडिएवल एज से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका यह पार्ट 2 है, यानी इससे पहले भी एक पार्ट आया हुआ है। तो शुरू करते हैं। और यह केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं, यह बिहार दरोगा मेन हो एग्ज़ाम हो या प्री हो या इंटर लेवल का मेन या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं सब से बनकर आते हैं। कोई बाहर से तो आता नहीं है। अगर कोई इसको भी ध्यान से देख लेगा तो उसको जो आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यह कोई एक ने ना किया था, यानी इसका आंसर बीपीएससी में क्या जाएगा? ऑप्शन ई। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। यानी इस्लाम शाह जो शेर शाह का पुत्र था। क्या नाम था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन बीपीएससी ने क्या माना? तो इसका उत्तर ए माना। आगे देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? या जवाबित, तो इसका संबंध राज्य कानून से था। जवाबित क्या था? तो यह राज्य का कानून था। और इसका भी संबंध किससे? तो शेरशाह सूरी के संबंध से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो जो टंका था यह चांदी का था, जो ससगनी था यह चांदी का यह भी था, और जीतल तो यह तांबे का था। देखिए, सल्तनत काल में टंका चांदी और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। यानी टंका जो चांदी का था, जीतल जो तांबे का था, वह इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किया गया था। और ससगनी यह भी चांदी का सिक्का था। और टंका एवं जीतल का अनुपात क्या होगा? तो 1:48 था। यानी टंका अगर 1 है तो यह जीतल 48 होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? हम लोग जानते हैं कि कागज की खोज कहाँ हुआ था, तो वो चीन में हुआ। तो भारत की बात है तो भारत में यह 12वीं शताब्दी यानी ममलुक वंश से पहले की बात है। तो देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। 39 में क्या है? तबकात ए नासरी का लेखक क्या है? यह बार बार एग्जाम में आता है। तो इसका नाम क्या है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी के लेखक का नाम है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। क्या नाम है इनका? सुल्तान नसीरुद्दीन को है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। 40 में क्या है? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी बताइए? कि सभी जो भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जो भी कोई धार्मिक आंदोलन होगा वह क्या होगा? तो जनमानस के पास पहुंचने का आसान से आसान तरीका अपनाएगा। और जितने भी धार्मिक आंदोलन आप देखिएगा उस सब में एक कॉमन है कि वे सब लोग उसी वाणी का प्रयोग करेंगे जिसे उनके भक्त समझ सके, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो या भक्ति आंदोलन हो, सब में एक बात कॉमन है। इसमें भी ऑप्शन ए ही होगा। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था और
उनमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझे। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? उसने कहा था कि उसके पास 2 दरवाजा है, यानी एक से वो आएगा तो दूसरा से वो भाग जाएंगे। और एक और बात है, एक के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि तुम आओगे कि ना आओगे कोई ठीक थोड़े है, कहाँ रह जाओगे वाली बात है। तो इस किसके साथ इनको कहा गया? तो निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को से मिलने से इनकार कर दिया था। किसे? तो अलाउद्दीन खिलजी से। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया। जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, सुल्तान जलालुद्दीन की बात हो रही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के ससुर की बात है, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया, यानी जलालुद्दीन के समय न मिले न इनकार किया। लेकिन अलाउद्दीन जब उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन के मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। 42 नंबर, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। क्या? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और यह किसके दरबार में रहता था? तो इसका संबंध है किससे है? तो शेरशाह सूरी से है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जैसे कि पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पद्मावत में क्या नाम है? पद्मावत। इसी पद्मावत में उसने कहानी रच दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का और रानी पद्मिनी के बीच कुछ था, तो जानते ही हैं आप लोग। पर यहाँ कहा गया। हाँ, 43 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताइए। सिंपल बात है, उसके पास तोप था, उसकी तुगलकमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, यानी जो उसके सैन्य जो ताकत थी वह भारतीय सैन्य ताकत से अच्छी थी, कुशल थी, योग्य थी, सुप्रीम थी, कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसकी सैन्य कुशलता। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। हम लोग जानते हैं कि पानीपत में कितना युद्ध हुआ था? 3 युद्ध हुआ था। और दुख की बात है कि तीनों में जो भारतीय थे वो तीनों में हार गए, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना के से बहुत कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बाबरी किसने लिखा? तो यह बाबर की अपनी आत्मकथा है, यानी उसने अपने खुद लिखा है और यह तुर्की भाषा में है। तो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर फर्स्ट टाइम अटैक हुमायूं ने कब किया? तो 1532 में किया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया।
इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। कौन? तो हुमायूं की बात है। निम्नलिखित में से किसने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? यानी उसने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया। कौन था? तो हाजी बेगम थी। क्या नाम है? हाजी बेगम, यानी कि हुमायूं की पत्नी की नाम होगी। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास जो ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के जो परिसर है उसमें एक बाग की रचना हुई है और कहा जाता है कि जो हुमायूं टॉम्ब है यह जितने भी मुगल राज दरबार के लोग थे सब बहुत सारे अधिकतर लोगों का और कोई कब्रगाह है तो उसी टॉम्ब में है। और जो हुमायूं का मकबरा है यह कहा जाता है कि यह ताजमहल का पूर्वगामी है, यानी कि ताजमहल जो बना वो इसी के को देख कर बना हुआ है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन यानी गुलबदन बेगम की बात है। तो बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना आरंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, तो सब तो हुमायूं से ही संबंध रखने वाला है, लेकिन जो 2 युद्ध होगा चौसा और कन्नौज इसमें तो हुमायूं की हार होगी और देवरा और सरहिंद में वह जीतेगा। तो देखते हैं पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो देवरा में भी जीता, सरहिंद में जीता, लेकिन चौसा और कन्नौज में उसकी हार हुई थी। तो देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। फर्स्ट टाइम शुरू में वो जीता। तभी तो इसके संबंध में इतिहासकार भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम लोग सफल कहें या असफल कहें। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई और वह शेर शाह हो गया। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, यानी कि अब वह जो वहाँ के मान लेते हैं कि वो धर्मगुरु है उसे उसने पदवी धारण कर लिया, भाई अब हम राजा हैं। सिक्के पर भी अपना नाम अंकित करवा लिया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर खां से या शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला यह उपाधि है अपनाई और बाद में वह सुल्तान बना? एक किसकी बात हो रही है? तो जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा होगा उसी की बात है। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। तो ये बात है शेर शाह सूरी की। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बार बार एग्जाम में आता है कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे और अकबर के कौन। तो अकबर के सेनापति मान सिंह थे और जो महाराणा प्रताप थे इनके सेनापति का नाम था हकीम खान, ये अफगानी थे।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं अशफाक खान के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा यानी महाराणा प्रताप, इस राणा सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे तो उसके बाद छापामार युद्ध हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप तो हार गए थे और उनको भागना पड़ा। और उसके बाद तो जानते ही हैं क्या हुआ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? ऐसा दान पुण्य का काम तो अकबर ही करेगा। तो मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, याद कीजिए 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। एक बार और 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में ये सभी बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं, तभी तो अकबर को महान कहा जाता है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये बात कब की है? तो यह घटना है 1576 के समय में। देखिए 1572 ईस्वी में सुलेमान करानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। पहले अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए भेजा और तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 ईस्वी में बिहार पर पुनः मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? जब गठन हुआ था उस समय भारत में कौन राजा था? तो अकबर का शासन था। सितंबर कहा गया, हाँ दिसंबर 1599 की बात है, कहीं 1600 लिख देता है। तो दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजित किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। हम लोग जानते हैं कि अकबर का काल बहुत ही लंबा था, लगभग 49 सालों का, यानी 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का काल था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। तो किसने बनवाया था? तो उसकी पत्नी ने बनवाई, सॉरी पत्नी नहीं पुत्री ने बनवाई थी। तो कौन? तो नूरजहां की बात हो रही है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के तट पर बनवाया। यह अत्यंत ही अलंकारित यानी बहुत इस पर काम किया गया मकबरा है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा है जिस पर बेदाग यानी एकदम क्लीन संगमरमर पत्थर बनाया हुआ है। यह ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग हुआ तथा अलंकरण के लिए इसमें इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरा दूरा यानी जिसमें क्या होगा, जो संगमरमर का पत्थर है इसमें नक्काशी करके उसको काट काट करके उसमें पत्थर फिट कर दिए जाएंगे। यानी संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट की शैली है। लगेगा अलग से कि पेंटिंग है, लेकिन पेंटिंग नहीं, उसमें रियल में ही आभूषण और पत्थर जड़ दिए जाते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था बताइए?
तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का, यह एक तरीका था, आज भी है। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कौन कौन 3 प्रणालियां थी जरा देखते हैं। पहला है नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, और दूसरा का नाम था नकदी अथवा जब्ती, और तीसरा है गल्ला बक्सी या बटाई। और बटाई 3 प्रकार की होगी। बटाई में क्या होगा, एक खेत बटाई यानी खेत ही बटा लेंगे, दूसरा होगा लंक बटाई, और एक होता था रास बटाई। अभी इतना ही याद कीजिए, बाद में हम लोग डिटेल से जानेंगे इसका मतलब क्या, कि किस में नकद होगा, किस में उसके बदले में अनुमान लगाकर पहले ही पैसा ले लिया जाएगा, या किस में अनाज लिया जाएगा, या किस में केवल खेत ही बदले में हिस्सा स्वरूप सरकार ले लेगी। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान-ए-अमीर हमजा। तो इस पर देखिए स्टार्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान-ए-अमीर हमजा है। क्या नाम उसका? दास्तान-ए-अमीर हमजा। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना यह आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण होता है। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं और सभी चित्र 27x20 इंच आकार वाले असमान रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जिसके समय में यूरोपीय आए होंगे, तो ये बात है अकबर की। तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। यानी मुगल चित्रकला वाले या जो चित्रकार पेंटर थे उन्होंने 2 विशेषताएं सीख ली। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण, एक स्पेशल चित्रण बनाएंगे। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना, यानी 3D पेंटिंग कही उसको। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में आरंभ होता है। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय में दसवंत अग्रणी चित्रकार था। दसवंत जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आया है, देखिए 60वीं से 62वीं में, कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल सम्राट की बात हो रही है? ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। तो दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विकृत हो गया यानी विक्षुब्ध हो गया और 1884 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जिसमें दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश आदि ये सब क्या है? तो ये सब अकबर के समय के चित्रकार हैं यानी पेंटर हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो इसका संबंध अकबर के समय है जब्ती प्रणाली। तो देखते हैं थोड़ा सा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूमि राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि देखिए कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यानी अकबर का शासनकाल ही 49 साल और 40 साल तक तो अकबर के महल में ही काम हुआ था। किसका कथन है? यह कथन है विलियम फिंच का, यानी जो उस समय वहाँ आया था। तो विलियम फिंच के अनुसार
इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? यह अकबर का पूर्वगामी था। इसका नाम था सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के सम्मान अकबर के बराबर समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट तथा मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी तो अकबर के समय में आया था अस्तित्व में, मुख्य रूप से वो तो पहले से ही था, लेकिन जो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा है तो यह जहांगीर ने इसको शुरू किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा बराबर किया, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े, यानी कि एक अगर घुड़सवार है तो 2 घोड़ा रखना पड़ेगा, जबकि सिंह अस्पा में क्या होगा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते हैं। यानी एक सैनिक है तो 3 घोड़ा चाहिए उसके लिए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जो आज भी है। आज तालिबान ने जो भारत से जहाज ले गया था पकड़कर, तो कहाँ रखा था? कंधार में। तो बड़ी बात है, तो कहाँ था? तो वही कंधार है। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की समाजवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे कहा जाता है इनको शाहजादा। किसका? तो बिल्डरों का शाहजादा, नाम है शाहजहां। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की थी। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। यानी जो आज की पुरानी दिल्ली है उसका निर्माण इसी ने करवाया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में यूनिक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? याद कर लीजिए, A.L. श्रीवास्तव। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला के लिए नहीं और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। यानी कि केवल कला और कला में वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है, बस उतने। ऐसा नहीं है कि सब तरह से गोल्डन एज था। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। ऐसा शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना। यानी मुगल काल का स्वर्ण काल था शाहजहां का काल। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ बताइए। जिहाद का अर्थ हर समय तो एक ही है, चाहे वह औरंगजेब के समय में हो चाहे कभी भी हो। तो उसका समय अर्थ था दारुल इस्लाम, मतलब पैन इस्लाम की बात जो आज तुर्की कर रहा है वह प्राचीन काल में जब से इस्लाम का उद्भव हुआ है उस समय से यह किसी न किसी के माध्यम से अस्तित्व में है। तो औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदाहरण, दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में जब तक गैर मुसलमानी देशों जो गैर मुसलमानी देश जैसे भारत है यह क्या था तो दारुल हर्ब है, इसको इन देश के खिलाफ क्या करेंगे के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए ताकि वे इस्लाम के राज्य यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाते हैं।
इन्हीं का असर है कि आज भारत से एक अलग देश बन गया। फिर भी यहाँ पर कितनी आबादी है तो देख ही रहे हो, यह सच है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना यानी बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। यह क्या था? सेनाधिकारी था? नहीं, यह लोक आचरण का अधिकारी था, मुहतसिब। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया। उसका नाम क्या रखा था अकबर के समय में? शैतानपुरी। शैतानपुरी मतलब क्या? वेश्याओं का नगर। किसने रखा? तो अकबर की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करते हैं। मदद ए मास मतलब क्या? किसी को मदद दिया जाएगा तो किसको मिलेगा? तो देखिए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, इसको कहा जाता था मदद ए मास। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो। यह भूमि स्थानांतरित न होती थी। अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। 70 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उनका नाम था मोहम्मद शाह। रंगीला की बात हो रही है। तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि उसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार क्या हुआ कि नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ताउस जिस पर बैठा था उस समय के राजा, जिसको बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? अब समझ जाइए कि मुगल पहले कितने मजबूत और अब के मुगल, उनका वजीर ही उनको दिल्ली में आने न दिया था। उस वजीर का नाम क्या था? गाजीउद्दीन। अब शासक का नाम बताइए। तो शासक का नाम था शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम सेकेंड का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। समय देखिए कितना दिन शासन किया। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 18 की दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब होगा? 1803 की बात हो रही है। उसी समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जो बीपीएससी के द्वारा आधुनिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप भी ठीक से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, हड़बड़ाएं नहीं। एग्जाम तो होगा ही, चाहे इस वोट के बाद हो या एमपी के वोट के बाद हो या अगले 2024 में हो, कभी तो होगा ही। जब तक है जान तो लगे रहिए, और क्या कर सकते हैं दूसरा। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।